ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 भर्ती परीक्षा के फ्री क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। हमने छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 स्टार्ट किया था। पार्ट 1 हमने देख लिया है। आई होप कल का लेक्चर आपने देखा हो और आपको समझ में आया हो। बेस्ट वे ये है कि जिस हिसाब से हमने कंपैरेटिव स्टडी किया था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का और छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 का, उस हिसाब से आप भी A4 साइज शीट ले लीजिए जिसमें आप टेबल ड्रॉ कीजिए, कंपैरेटिव टेबल। और जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था रिपीटेड मोड में देखिए वीडियो को और उसका एक अपना नोट्स बना लीजिए, वो आपको आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 2 में हम अध्याय एवं धाराएं देखेंगे। अध्याय एवं धाराएं में कल हमने एक ब्रीफ स्ट्रक्चर बस देखा था कि कौन से अध्याय में कौन सी धाराएं हैं और उनका नाम क्या है। आज हम उसकी डिटेलिंग देखने जा रहे हैं, ठीक है। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 में हमने कल केवल देखा था यह राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ। तो राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ था? 18 जनवरी 2013 को। कल हमने ये चीज़ को देखा था, ठीक है। लेकिन प्रकाशित होने से पहले भी विधियां होती हैं, तो वो विधि कौन सी है? तो यह विधानसभा से पारित कब हुआ था? यदि प्रश्न आता है कि यह विधानसभा से पारित कब हुआ तो उसका आंसर होगा आपका 22 दिसंबर 2012 को, ठीक है। डेट याद रखेंगे, ये तीनों डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो 22 दिसंबर 2012 को यह विधानसभा से पारित हुआ। फिर 9 जनवरी 2013 को इसे राज्यपाल से अनुमति मिली। फिर उसके बाद 18 जनवरी 2013 को यह राजपत्र में प्रकाशित हुआ, ठीक है। ये तीनों डेट आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है अध्याय 1। अध्याय 1 जैसे सभी अधिनियमों में प्रारंभिक रहा है, जिसमें 2 धाराएं होती हैं, धारा 1 और धारा 2। धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है और धारा 2 परिभाषाएं हैं। तो यहाँ पे संक्षिप्त नाम है छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012, ठीक है। विस्तार इसका संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है। तो यह प्रारंभ कब हुआ? तो यह प्रारंभ इसमें दिया हुआ है, ऐसी तारीख से यह प्रारंभ हुआ जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, ठीक है। इसमें डेट स्पेसिफाई नहीं है, केवल ये बोला गया है कि राज्य सरकार जो भी डेट में अधिसूचना द्वारा इसको नियत कर दे, यानी कि डिसाइड करेगी, उसी डेट पे यह प्रारंभ हो जाएगा। साथ में इसके अंतर्गत विभिन्न प्रावधान हैं, तो उनके लिए बोला गया है कि विभिन्न प्रावधानों को विभिन्न तारीखों में, ठीक है, कौन डिसाइड करेगा? राज्य सरकार डिसाइड करेगी कि कौन से डेट में उनको प्रारंभ करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें परिभाषाएं। तो परिभाषाएं में आश्रम को परिभाषित किस तरह से किया गया है यहाँ? तो आश्रम के लिए बोला गया है कि ऐसे आवासीय स्कूल, ठीक है, ऐसे आवासीय स्कूल जो राज्य सरकार अथवा सरकार से सहायता प्राप्त किसी संस्था द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, ठीक है। आई रिपीट वंस अगेन, आश्रम को इस अधिनियम में परिभाषित किया गया है कि ऐसे आवासीय स्कूल जिसको या तो राज्य सरकार या फिर सरकार से सहायता प्राप्त किसी संस्था द्वारा संचालित हैं, यानी कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस ही क्या कहलाएंगे? आश्रम कहलाएंगे, ठीक है। फिर जिलाधीश, जिलाधीश की परिभाषा यहाँ पे जिलाधीश को परिभाषित इस तरह से किया गया है, जो भी परिभाषा जिलाधीश की एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जिस तरह से कलेक्टर को परिभाषित किया गया है, सिमिलरली यहाँ पे जिलाधीश की वही परिभाषा है, ठीक है। फिर उसके बाद निराश्रित व्यक्ति। तो निराश्रित व्यक्ति वो होते हैं ऐसे कोई भी पुरुष, स्त्री या बालक, ठीक है। कौन? ऐसे कोई भी पुरुष, स्त्री या बालक जिनके पास क्या नहीं होता है? खाद्य तथा आहार हेतु अपेक्षित संसाधन, साधन तथा सहारा नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है? और जिसके फलस्वरूप उनका जीना कठिन या भूख से मरना पड़े, यानी कि ऐसी स्थिति उनके पास आ गई है, ना तो उनके पास खाद्य है ना कोई आहार है, ठीक है।
आहार के लिए उनके पास अपेक्षित न संसाधन है, न साधन है, न कोई सहारा है, ऐसे लोग निराश्रित व्यक्ति कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपदा। तो आपदा को यहाँ वही परिभाषा दी गई है जो भी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आपदा को जिस तरह से परिभाषित किया गया है वही परिभाषा यहाँ भी आपदा की है। ठीक है, यानी कि जिस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में डिजास्टर को जिस तरह से डिफाइन किया गया है वही सिमिलरली वही डेफिनेशन यहाँ भी डिजास्टर की है। ठीक है, फिर उसके बाद पात्र परिवार यानी कि बेनिफिशियरीज कौन है। तो बेनिफिशियरीज की यदि हम बात करें तो वह अंत्योदय परिवार, प्राथमिकता परिवार और सामान्य परिवार। ठीक है, अंत्योदय हाउस होल्ड्स, प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स और जनरल हाउस होल्ड्स। ठीक है, फिर यहाँ पे अपवर्जित परिवार की परिभाषा दी गई है। तो अपवर्जित परिवार वो होते हैं जो किसी पात्रता के लिए पात्र नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पात्र परिवार की बात किए हैं, फिर नीचे में क्या है अपवर्जित की बात किए हैं। तो अपवर्जित वो होते हैं जो किसी भी पात्रता के लिए पात्र नहीं है। फिर आगे हम देखते हैं उचित मूल्य की दुकान। तो उचित मूल्य की दुकान की यहाँ पे क्या परिभाषा दी गई है, यहाँ पे ये बोला गया है कि आवश्यक वस्तु, ध्यान देंगे थोड़ा, कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में, ठीक है, तो यह अधिनियम क्या बोलता है कि आवश्यक वस्तु लोगों तक वितरण करना है। ठीक है, तो आवश्यक वस्तु तो ये वितरण करते हैं, लेकिन किनको करते हैं, ऐसे लोगों को करते हैं जिनके पास टीपीडीएस के अंतर्गत जो भी राशन कार्ड धारक हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि यहाँ पे उचित दर, उचित मूल्य की दुकान और वी कैन से फेयर प्राइस शॉप को किस तरह से परिभाषित किया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो भी आवश्यक वस्तु का वितरण होता है, किसको होता है, जो भी टीपीडीएस के अंतर्गत राशन कार्ड धारक होते हैं। तो इनको जहां जिस किसी दुकान से जो भी आवश्यक वस्तु मिले उसी दुकान को हम उचित मूल्य की दुकान बोलेंगे। समझ में आया? यदि नहीं आया होगा तो रिपीटेड मोड में देखना है ना, समझ में आ जाएगा। फिर खाद्यान्न, तो खाद्यान्न जैसे हमने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में देखा था, सिमिलरली यहाँ पे भी उसी तरह से खाद्यान्न को डिफाइन किया गया है कि चावल, गेहूं या मोटे अनाज या अन्य सम्मिश्रण जिसमें गेहूं का आटा भी आता है। ठीक है, फिर उसके बाद सामान्य परिवार कौन है, तो सामान्य परिवार वो परिवार है जो ना तो अंत्योदय है, ना प्राथमिकता है और ना अपवर्जित है। ठीक है, याद रहेगा। फिर उसके बाद आवासहीन व्यक्ति, तो आवासहीन व्यक्ति जैसे नाम से ही पता चल रहा है जिसके पास आवास नहीं है। ठीक है, तो इसको परिभाषित क्या किस तरह से किया गया है, जिसके पास घर नहीं है तथा ऐसे जो सड़क किनारे, पटरियों पर या अन्य स्थानों पर या खुले प्रांगण में रहते हैं। ठीक है, साथ में ये भी बोला गया है कि जो भिखारियों के लिए बने आश्रय या ऐसे अन्य स्थानों में निवास करने वाले व्यक्ति भी आवासहीन व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, यानी कि जिसके पास घर नहीं है, जो पटरियों में सोते हैं या खुले स्थानों में सोते हैं या फिर जो भिखारी जहाँ पे रहते हैं वहाँ रहते हैं, तो उनको हम बोलेंगे आवासहीन व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे छात्रावास। तो जिस तरह से यहाँ आश्रम को डिफाइन किया गया है उसी तरह से छात्रावास की भी यही परिभाषा है, यानी कि या तो वो सरकार या सरकार अथवा यानी कि सरकार या सरकार से सहायता प्राप्त किसी संस्थान द्वारा संचालित है तो वही छात्रावास कहलाएंगे। ठीक है, आवासीय सुविधा जो प्रदान करें। ठीक, फिर स्थानीय निकाय, लोकल बॉडीज, तो लोकल बॉडीज को यहाँ किस तरह से डिफाइन किया गया है, ध्यान देंगे, जो भी पंचायत हो, नगरीय निकाय, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड या नगर नियोजन प्राधिकारी या अन्य कोई निकाय, ठीक है, जो भी संविधान के अंतर्गत प्राधिकृत किए जाएं। क्या, किस तरह से यहाँ पे लोकल बॉडीज को डिफाइन किया गया है, लोकल बॉडीज मतलब स्थानीय निकाय। ठीक है, तो उनके लिए बोला गया है कि स्थानीय निकाय मतलब होते हैं पंचायत, नगरीय निकाय या जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड या नगर नियोजन प्राधिकारी या अन्य कोई निकाय जो भी संविधान के अंतर्गत प्राधिकृत हैं। ठीक है, साथ में अन्य विधि जो कि किसी अन्य विधि या प्रशासकीय सेवाओं के नियंत्रण एवं प्रबंधन से जुड़ा कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय।
ठीक है। फिर उसके बाद है भोजन। तो भोजन वही है चाहे वो गर्म पका हुआ हो, तुरंत खाने योग्य हो या घर ले जाने वाला राशन सामग्री हो। ठीक। फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य, मुझे नहीं लगता कि इसको डिफाइन करना पड़ेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसपे जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया जाए या फिर राज्य सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा किसानों से खाद्यान्न की खरीदी जिस मूल्य पर की जाती है उसको हम बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है। फिर उसके बाद गैर अधिसूचित क्या होते हैं? जो भी अधिसूचित नहीं है वो गैर अधिसूचित है। फिर अधिसूचना मतलब क्या होता है? जिस भी दिन वह राजपत्र में प्रकाशित हो जाए। फिर उसके बाद है अन्य कल्याणकारी योजनाएं। तो अन्य कल्याणकारी योजनाएं वही होती हैं जो भी टीपीडीएस के अतिरिक्त सरकारी योजनाएं अन्य कल्याणकारी योजनाएं कहलाती हैं। ठीक है। जिसके अंतर्गत क्या करते हैं? खाद्यान्न या भोजन प्रदान करते हैं। ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे ध्यान देंगे विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूह। तो इसको क्या बोला गया है कि राज्य सरकार द्वारा इनको, आगे हम देखेंगे इसकी परिभाषा आएगी, है ना, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे ये बोला गया है कि आगे इसको धारा 15 में डिफाइन करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद निःशक्त व्यक्ति कौन होते हैं? जैसा कि सेम परिभाषा वो है जो कि निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 में दिया हुआ है। ठीक है। 1995 में जो भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में जो भी परिभाषा निःशक्त व्यक्तियों की है वही परिभाषा यहाँ पे भी निःशक्त व्यक्तियों की है। ठीक है। फिर उसके बाद प्राथमिकता वाले परिवार क्या होते हैं? तो प्राथमिकता वाले परिवार वही होते हैं जिनको राज्य सरकार जिसका पहचान करती है। ठीक। फिर उसके बाद पक्का मकान। तो पक्का मकान जिनकी छत सीमेंट कंक्रीट से निर्मित रहती है। ठीक है। जिनकी छत सीमेंट कंक्रीट से निर्मित रहती है। नेक्स्ट है हमारा राशन कार्ड। तो राशन कार्ड हमने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में देखा था, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे भी देखने की ज़रूरत है। आप लोग उसको देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद अनुसूची यानी कि शेड्यूल्स जो भी इसके साथ रहते हैं वही है। फिर उसके बाद है अनुसूचित क्षेत्र। तो अनुसूचित क्षेत्र वही होते हैं जिसको केंद्र सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किया जाएगा। ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र वो होते हैं जिसको केंद्र सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किया जाए। ठीक। फिर उसके बाद योजना मतलब जो भी सरकार किसी भी अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के प्रयोजन के लिए, यानी कि मान लो कोई अधिनियम हुआ, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसका क्रियान्वयन करना है, तो उसके लिए जो भी ये कार्यक्रम करते हैं उन्हीं को हम योजना कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ये तो सब डिफाइन कर दिए, और भी अन्य परिभाषाएं हैं, देखिए जो भी इम्पोर्टेंट थी उसको अभी हम देखे हैं। ठीक है। तो ये भी साथ में ये भी बोले हैं परिभाषित करते वक्त कि जो भी परिभाषा यदि छूट गई है लेकिन इस अधिनियम में आई है, एक्सक्यूज मी, तो इसमें ये बोले हैं कि जो भी परिभाषा इस अधिनियम में छूट गई है लेकिन उन सभी शब्दों का प्रयोग यदि हुआ है तो उसकी वही परिभाषा ले लेना जो भी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में है, ये बोला गया है। ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं अध्याय 2। तो अध्याय 2 क्या है? खाद्य सुरक्षा के लिए प्रावधान। ये कल मैंने बताया था जब कंपैरेटिव स्टडी हमने किया था। यदि आपने नहीं देखा है तो मैं फिर से बोलूँगी, आप पहले वीडियो देख लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है। तो आप लोग जो धारा 3 से 7 है इसमें, ठीक है, किसमें? अध्याय 2 में खाद्य सुरक्षा के लिए प्रावधान में कितनी धाराएं हैं? 3 से लेकर के 7 तक है, यानी कि, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करना कि जो भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 था, जो मैंने धारा 3 से 6 बताया था, उसको आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नोट्स मैंने टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड करवा दिया है, आपके पास होगा। यदि आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो कर लीजिए, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। एक्सक्यूज मी। अध्याय 3। तो अध्याय 3 में है विशेष समूहों के लिए पात्रता। ठीक है। तो विशेष समूहों के लिए पात्रता, यहाँ पे क्या बोला गया है?
विशेष समूह मतलब निराश्रित यहाँ पे बोला गया, ठीक है। तो निराश्रित कौन है? प्रतिदिन निःशुल्क भोजन, पात्रता की बात करिए तो निराश्रितों के लिए ये क्या कर रहे हैं? प्रतिदिन निःशुल्क भोजन करवाएंगे, ठीक है। तो समस्त निराश्रित व्यक्ति योजना के अनुसार एवं ऐसी रीति से जैसा कि ऐसी योजना में विहित किया जाए प्रतिदिन निःशुल्क भोजन हेतु पात्र होंगे, ठीक है। इन शॉर्ट आपको याद रखना है, निराश्रितों के लिए निःशुल्क भोजन का प्रावधान है, बस इतना याद रखो, ठीक है। फिर उसके बाद आवासहीन के लिए भी क्या है? निःशुल्क, प्रतिदिन निःशुल्क भोजन। प्रवासी के लिए यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, प्रवासी के लिए क्या है? तो प्रवासी के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है राज्य सरकार प्रवासियों और उनके परिवारों को जो किसी भी स्थान पर वर्तमान में निवास कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि प्रवासी और उनके परिवार जो कहीं पे भी रह रहे हैं, इस अधिनियम के अधीन उन्हें पात्रताओं का दावा करने में समर्थ बनाने के लिए ऐसी योजना के अनुसार तथा ऐसी रीति से जैसा कि विहित की जाए प्रयास करेगी। यहाँ पे इनके लिए कोई प्रावधान नहीं है, ध्यान देंगे आप लोग कि प्रवासियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, केवल बोला गया है कि हम प्रयास करेंगे। किसमें बोला गया है? छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 में। देखिए, जब यदि प्रश्न पूछता है इस अधिनियम में क्या बोला गया, प्रेजेंट में नहीं देखना है ना कि करंट में क्या है, वो छोड़ करके यदि आपसे पूछा जाएगा स्पेसिफाई करके नाम दे करके बोलेगा कि इसमें क्या डिफाइन किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस अधिनियम में सरकार उनके लिए कोई प्रावधान नहीं की है। किसके लिए? प्रवासियों के लिए प्रावधान नहीं है, केवल बोला गया है कि हम प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है, यदि यहाँ पे 9th धारा 9 देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो धारा 9 ये है कि यदि राज्य सरकार की राय में आपदा की स्थिति विद्यमान है, आपदा की स्थिति विद्यमान है, तो प्रभावित सभी परिवारों को ऐसी योजना के अनुसार तथा ऐसी रीति से 3 माह की अवधि के लिए प्रतिदिन 2 समय का भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? यदि सरकार को लगता है कि किसी भी प्रकार की आपदा है, आपदा की स्थिति में सरकार क्या करेगी? सभी लोगों को जो भी पात्रता रखते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करेगी? 3 माह की अवधि में, कितना? 3 माह की अवधि के लिए प्रतिदिन 2 समय का भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि यदि आपदा की स्थिति आती है तो 3 माह प्रतिदिन 2 समय का निःशुल्क भोजन राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अध्याय 4। तो अध्याय 4 में है भूख की दशा में तत्काल राहत। तो भूख की दशा में तत्काल राहत किस तरह से दिया जाएगा? सबसे पहले तो तत्काल राहत के लिए निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराएंगे, साथ में उसके लिए मार्गदर्शिका तैयार करेंगे, ठीक है। और वो जो मार्गदर्शिका तैयार करेंगे उसी को अधिसूचित कर देंगे, बस इतना याद रखो, ठीक है। भूख से पीड़ित सभी व्यक्तियों के लिए निःशुल्क भोजन, फिर इसके लिए मार्गदर्शिका तैयार करेंगे और जो मार्गदर्शिका तैयार की जाएगी उसको अधिसूचित, जैसा कि मैंने हमेशा आपको बताया, कभी भी कोई भी प्रावधान सरकार करती है तो वह अधिसूचना जारी करके ही करती है, तभी वो इम्प्लीमेंट कहलाते हैं, यानी कि तभी वो बोलेंगे कि हाँ ठीक है, ये यानी कि सही में इनका क्रियान्वयन हो रहा है, माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट है ये कि और किस तरह से ये करेंगे कि ऐसा करेंगे कि सभी लोगों को भूख की दशा में राहत प्रदान करने के लिए ये क्या करेंगे, समस्त स्थानीय निकाय अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले भौगोलिक क्षेत्र जैसा कि अधिसूचित किया जाए के अंतर्गत भूख से पीड़ित लोगों के लिए वो क्या करेंगे, उत्तरदायी होंगे। यानी कि ये बोला गया है, जो भी अभी हम लोग क्या देखे हैं कि स्थानीय निकाय में अभी हम लोग डिफाइन किए हैं उन लोगों को, ठीक है, जो भी प्राधिकारी हैं, जो भी संविधान द्वारा प्राधिकृत किया जाए, ठीक है, तो वो अपने क्षेत्राधिकार, उनका जो भी क्षेत्राधिकार है उसमें वो उत्तरदायी होंगे। किस लिए उत्तरदायी होंगे? सभी लोगों को जो भूख की दशा में तत्काल राहत पहुंचाने के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी कि जो भी स्थानीय निकाय है उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकार दे दी है, इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला गया है कि पहचान, धारा 11 के अधीन पहचान किए गए सभी व्यक्तियों, परिवारों, समूहों
के लिए सहायता उपलब्ध किस तरह से ये करवा रहे हैं? पहले क्या करें? पहचान किए जाने की तारीख से, कब से? पहचान जब से कर लिए हैं, ठीक है, कि ये लोग भूख से पीड़ित हैं, ठीक, तो उन क्या करेंगे? ये 6 माह तक ऐसी योजना के अनुसार तथा ऐसी रीति से जैसा भी विहित हो, तो क्या करेंगी? ये प्रतिदिन 2 समय का निःशुल्क भोजन। आपको याद क्या करना है कि यदि सरकार जो भी प्रावधान रख रही है तो वो ये कर रही है कि चाहे वो निराश्रित हों, चाहे, ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, चाहे वो आवासहीन हो, तो उनके लिए क्या करिए? प्रतिदिन निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवा रही है, ठीक है, चाहे वो भूख से पीड़ित हों, ठीक। फिर उसके बाद साथ में अन्य राहत कार्य के लिए भी कोशिश करेगी, जैसा भी राज्य सरकार को आवश्यक लगता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा अध्याय 5। तो अध्याय 5 में क्या है? अध्याय 5 में है राज्य सरकार की योजनाएं। तो योजनाओं के लिए यहाँ पे क्या प्रावधान दिया गया है कि अधिनियम की 4, 5, 6, 7, 8, 9, जो कि आप लोग देख लेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 से 7 धारा जो है, आप लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को यदि आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला गया है यहाँ पे कि योजनाओं के लिए ये क्या करेंगे कि धारा 4 में, ठीक है, धारा 4 में महिलाओं के लिए हमने पोषाहार की व्यवस्था देखे थे, ठीक है, तो ये क्या करें? उनके लिए निःशुल्क भोजन करवाएंगे, उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है, यानी कि ऐसी योजनाएं बनाएंगे जिससे गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को यह निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवा पाएं, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद ध्यान देना है ना, कि ध्यान से सुनोगे भी ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, यानी कि आप लोग यदि इसको एक बार अच्छे से सुन लिए ना, तो जब आप पढ़ेंगे तो वो एकदम क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि धारा 5 में हमने देखा था कि बालकों के लिए पोषाहार की व्यवस्था है, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं बालकों को पोषाहार ये कैसे देंगे? उनको भी निःशुल्क भोजन का प्रावधान रखेंगे। तो बालक कौन से थे? देखिए, 6 माह से 6 वर्ष तक के लिए आंगनबाड़ी में उनके लिए पोषाहार की व्यवस्था थी, तो ये वहाँ क्या करेंगे? निःशुल्क भोजन देंगे। फिर उसके बाद हम देखे थे 14 वर्ष से अधिक के बालक, ठीक, जो 14 वर्ष से अधिक है, यानी कि जो कक्षा 8वीं में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी ये क्या करेंगे? निःशुल्क भोजन का प्रावधान करेंगे। ये दोनों धारा 5 के अंतर्गत आएगी, ठीक। फिर उसके बाद धारा 6 है। तो धारा 6 में क्या है कि हम क्या देखे थे? छात्रों को खाद्य सामग्री प्रदान करने के लिए ये योजना करेंगे। तो ये कौन से छात्र हैं? जो कहाँ रहते हैं? छात्रावास में एवं आश्रमों में रहते हैं। हम कल देखे थे, है ना, जो छात्रावास या आश्रमों में रहते हैं उनको ये क्या करेंगे? खाद्य सामग्री प्रदान करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद साथ में हमने क्या देखा था? कुपोषण से जो बच्चे ग्रसित हैं उनके लिए पोषाहार की व्यवस्था, तो उनके लिए भी ये क्या करेंगे? भोजन प्रदान करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि धारा 8 के अंतर्गत ये क्या बोलते हैं कि निराश्रित एवं आवासहीन व्यक्तियों के लिए भी ये निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाएंगे। साथ में ये क्या बोल रहे हैं? अन्नपूर्णा दाल भात केंद्रों को स्थापित करेंगे उनके लिए। किसके लिए? निराश्रित एवं आवासहीन व्यक्तियों के लिए ये अन्नपूर्णा दाल भात, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र किसके लिए स्थापित किया गया है? तो किसके लिए स्थापित किया जाता है? निराश्रित एवं आवासहीन व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाने के लिए। ध्यान देना है ना, फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र क्यों स्थापित किया जाता है। यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको ये याद रखना है कि निराश्रित एवं आवासहीन व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद बोले हैं धारा 9 में बोलते हैं कि आपात और आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को भी निःशुल्क भोजन। तो अभी हमने जस्ट देखा है कि 3 माह के लिए ये क्या कर रहे हैं, जो आप यदि राज्य सरकार को लगता है कि कहीं पे आपदा है तो वो 3 माह के लिए प्रतिदिन निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाएगी 2 समय का, ठीक है। ये वही यहाँ पे फिर से बताया गया है। फिर उसके बाद क्या बोले हैं कि अध्याय 4 के अंतर्गत जो भी पहचान किए जाते हैं, तो क्या पहचान किए जाते हैं?
निराश्रित आवासहीन, अभी जस्ट देखे हैं, ठीक है, पहले सुन लो, जब पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो किसकी पहचान किए हैं अभी हम लोग? निराश्रित आवासहीन, ठीक है। साथ में और कौन से हैं? तो उनके लिए क्या करेंगे? निःशुल्क भोजन का प्रावधान रखे हैं। लेकिन साथ में ये बोले हैं कि यह अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से 6 माह के भीतर आप चाहे जो भी योजना बनाओ उनको अधिसूचित कर दो। अब देखो हम क्या देख रहे हैं? राज्य सरकार की योजनाएं देख रहे हैं। तो राज्य सरकार किसके किसके लिए योजनाएं बनाई हैं? तो इसमें ये बोला गया है कि धारा 4 से लेकर के, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अध्याय 4 के अधीन जो भी पात्रता रखते हैं उनके लिए राज्य सरकार योजना बनाई है। अभी जो मैं आपको बताई हूँ यह वही है कि जो भी धारा 5, 6, 7, 8, 9 और साथ में अध्याय 4 के अंतर्गत जो भी पात्रता रखते हैं उनके लिए राज्य सरकार योजना बनाएगी। और साथ में योजना बनाएगी तो लेकिन यह अधिनियम जब से भी लागू हुआ हो उसके 6 माह के भीतर उसको अधिसूचित भी करवाना है राज्य सरकार को। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? राज्य सरकार के वित्तीय उत्तरदायित्व। तो वित्तीय उत्तरदायित्व क्या है राज्य सरकार के? इस अधिनियम के अंतर्गत, इस अधिनियम, ठीक है, या फिर उस समय जब भी ये लागू हुआ या फिर आगे कोई भी समय कोई भी नियम यदि लागू हो रहा है, ठीक है, जो भी प्रवृत्त है तत्समय किसी भी विधि, अन्य विधि के अंतर्गत पात्र परिवार के रूप में विनिर्दिष्ट कोई परिवार इस अधिनियम में अथवा इस निमित्त संसद द्वारा निर्मित किसी अन्य विधि के अंतर्गत खाद्य पदार्थों की ऐसी मात्रा जो भी अधिक हो। यहाँ पे आप लोग समझिए, ठीक है। क्या होता है, कुछ स्कीमें राज्य सरकार की होती हैं और कुछ किसकी होती है? केंद्र सरकार की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तरदायित्व की यदि जब हम बात करते हैं कि राज्य सरकार के वित्तीय उत्तरदायित्व क्या है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो भी राज्य सरकार जो भी खाद्यान्न उपलब्ध करवा रही है और केंद्र सरकार उपलब्ध करवा रही है, ठीक है। अब ये दोनों में जो भी खाद्यान्न की मात्रा जिसके द्वारा अधिक दी जा रही है तो वही प्रवृत्त होगा, ठीक है। जो भी खाद्यान्न सामग्री अधिक हो वही प्रवृत्त रहेगा, ठीक है, यानी कि लोगों को जहाँ पे ज़्यादा मिले वो है। फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं जो भी खाद्य पदार्थ, हम लोग कल देखे थे कि रेट हमने मूल्य देखा था ना, अधिसूचना में अनुसूचियों में हमने देखा था, ठीक है, कि किस तरह से कितने कौन सा खाद्यान्न कितने में मिलता है ना। तो ये बोल रहे हैं कि अब दोनों का रेट है, जो राज्य सरकार कुछ रेट तय की है और कुछ केंद्र सरकार तय की है, ठीक। तो ये बोल रहे हैं जिस किसी का रेट कम हो, यानी कि कम मूल्य में मिल रहा हो, ऐसे मूल्य जो भी कम हो, याद रखेंगे, खाद्यान्न वो जो ज़्यादा है वो प्रवृत्त होंगे और मूल्य वो जो कम है। कंपेयर किसको किसको किए हैं? जो राज्य सरकार के अंतर्गत, यानी कि राज्य सरकार यदि कुछ दे रही है और केंद्र सरकार कुछ दे रही है तो खाद्यान्न ऐसे होने चाहिए जो अधिक खाद्यान्न उपलब्ध करवाए पात्रता वाले परिवारों को, और मूल्य ऐसे होने चाहिए जो कम मूल्य में मिल रहे हों, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है इस अधिनियम के अंतर्गत, फिर ये क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट थिंग यहाँ पे ये बोले हैं कि इन प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए फिर क्या करना है? पात्र परिवारों या खाद्य पदार्थ प्राप्त करने की पात्रता रखने वाले जो भी मूल्यों के विद्यमान मापदंड हैं वो क्या राज्य सरकार क्या करेगी? आवश्यक आदेश जारी किया जाएगा। यानी कि जैसे इन शॉर्ट आप लोग समझ लो कि कुछ भी चीज ला रहे हो उसको उसके लिए आप लोग अधिसूचित कर दो, आदेश जारी कर दो, बस यही बोला गया है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद ये बोला जा रहा है कि राज्य सरकार समस्त अतिरिक्त व्यय के लिए उत्तरदायी होगी, यानी कि इसके अलावा यदि किसी भी प्रकार का खर्चा आता है तो राज्य सरकार उत्तरदायी होगी, ठीक है। किसी भी अतिरिक्त व्यय के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी होगी। यहाँ पे यदि आप लोग अच्छे से इस वीडियो को फॉलो करेंगे और समझ जाएंगे तो जब आप PDF पढ़ेंगे तो आपके लिए इजी होगा समझना, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुनिए,
एक बार में नहीं समझ में आता, रिपीटेड मूड में सुनिए, लेकिन अच्छे से सुनिए इसको, तभी जाके समझ में आएगा। ठीक है, फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कि राज्य सरकार कोई भी अतिरिक्त व्यय होगा तो उसके लिए राज्य सरकार उत्तरदायी होगी। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अध्याय 7। तो अध्याय 7 में क्या बोला गया है? अंत्योदय परिवारों, प्राथमिकता वाले परिवारों तथा विशेष कमजोर सामाजिक समूहों की पहचान करना है। अब ठीक है, मैंने क्या बताया था जब हम परिभाषा देख रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि विशेष कमजोर जो होते हैं, जो विशेष कमजोर सामाजिक समूह है, उसकी परिभाषा हम आगे देखेंगे, मैंने आपको बोला था। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसकी परिभाषा आएगी। परिभाषा मतलब इन द सेंस पहचान के रूप में यहाँ पे प्रवृत्त हुआ है। तो इसके लिए क्या बोला गया है कि इनके पहचान के लिए राज्य सरकार सबसे पहले क्या करेगी? मार्गदर्शिका तैयार करेगी। फिर क्या करेगी? जो भी मार्गदर्शिका तैयार की है उसको राजपत्र में अधिसूचित कर देगी। ठीक, ये याद रखेंगे, याद हो ही गया होगा मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बोले हैं विशेष सामूहिक रूप से, ठीक है, विशेष कमजोर सामाजिक समूह, सॉरी यदि मैंने सामूहिक बोला तो विशेष कमजोर सामाजिक समूह, तो इनके लिए क्या बोला गया है? इनके लिए बोला गया है कि कौन लोग ऐसी पात्रता रखते हैं, कौन लोग हैं ये? तो केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित विशेष कमजोर समूह वही कहलाएंगे। यानी कि सबसे पहले क्या बोला गया है, इनको किस तरह से डिफाइन किया गया है कि जो भी केंद्र सरकार अधिसूचित कर दे जिनके लिए, वही क्या हो जाएंगे? विशेष कमजोर जनजाति समूह हो जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या बोले हैं कि आप लोग ध्यान दें थोड़ा कि विशेष कमजोर सामाजिक समूहों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? विशेष कमजोर सामाजिक समूह। तो उसके लिए सबसे पहले क्या बोला गया? जो भी केंद्र सरकार जिसको अधिसूचित कर दे वही हो जाएंगे। फिर उसके बाद आगे डिफाइन किया गया है उनको कि किसी भी परिवार का मुखिया, विधवा अथवा एकाकी महिला, है ना, कोई भी परिवार में जिसकी मुखिया यदि विधवा हो अथवा कोई एकाकी महिला हो। ठीक, फिर उसके बाद जिसकी मुखिया लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो। ठीक, कौन होता है? जो कमजोर है ना, उसको डिफाइन किया गया है कि या तो वो एकाकी महिला हो, विधवा या एकाकी महिला, या मुखिया लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो, या निःशक्त मुखिया एक निःशक्त व्यक्ति हो, या मुखिया 60 वर्ष या इससे अधिक आयु का हो। ठीक है, जिनके पास आजीविका के सुनिश्चित साधन या सामाजिक सहायता नहीं है। फिर उसके बाद बोला गया समस्त परिवार जिनके मुखिया विमुक्त बंधवा मजदूर हैं, मतलब बॉन्डेड लेबर्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक, जो भी मुखिया यदि विमुक्त बंधवा मजदूर हैं, फिर ऐसे परिवार का कोई अन्य समूह जैसा कि विहित किया जाए, यानी कि जो भी प्रिस्क्राइब किया जाए, फिर वैसे समूह, यानी कि आपको याद क्या रखना है, ये आ सकता है एग्जाम में कि विशेष कमजोर सामाजिक समूह कौन है। तो कौन कौन होते हैं? या तो कोई एकाकी महिला हो, निःशक्त कोई भी व्यक्ति हो, मुखिया, है ना, और फिर लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो, 60 वर्ष से अधिक हो, बंधवा मजदूर हो, या फिर अन्य कोई ऐसे जो भी विहित किया जाए। ठीक, और एक और चीज ये है, जो भी केंद्र सरकार जिनको अधिसूचित कर देगी वो भी हो जाएंगे। कौन? विशेष कमजोर सामाजिक समूह। बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने की संभावना है, इसलिए ध्यान से सुनिए और समझिए। आगे देखिए, अंत्योदय परिवार। तो अंत्योदय परिवार की वही परिभाषा है जो अभी कमजोर सामाजिक समूह की परिभाषा है, यानी कि जो भी कमजोर सामाजिक समूह के परिवार हैं वही अंत्योदय परिवार हैं। ठीक, फिर आगे देखते हैं प्राथमिकता वाले परिवार। तो प्राथमिकता वाले परिवार कौन से हैं, यहाँ पे किस तरह से उनकी पहचान की जाएगी? सबसे पहले तो ये बोला गया है कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अधीन उनकी पात्रता की सीमा तक समस्त परिवार खाद्य सामग्री प्राप्त करने हेतु मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अधीन विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार पात्र होंगे। इन शॉर्ट आप कैसे समझोगे पता है? इसको आप समझिए कि ऐसे सभी परिवार जो भी मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अधीन आते हैं, ठीक है,
जिसको मैंने अभी बॉक्स में बनाया है उसको बस आप लोग ध्यान देना कि ऐसे समस्त परिवार जो भी मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत आते हैं वही प्राथमिकता वाले परिवार होंगे। ठीक, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है भूमिहीन कृषि मजदूर। कौन? भूमिहीन कृषि मजदूर। फिर सीमांत एवं लघु कृषक। ठीक, कौन? सीमांत एवं लघु कृषक। फिर उसके बाद कौन है? समस्त परिवार जिसके मुखिया असंगठित श्रमकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं असंगठित श्रमिक। ठीक, कौन? असंगठित, जिसको इसको मैं एक बार इरेज करती हूँ और आपको बताती हूँ आपको याद क्या क्या रखना है। सबसे पहले ऐसे समस्त परिवार जो मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद आप लोग याद रखना भूमिहीन कृषि मजदूर, फिर सीमांत एवं लघु कृषक, फिर असंगठित श्रमिक, फिर उसके बाद क्या याद रखेंगे? निर्माण श्रमिक। केवल ये 5 पॉइंट आप लोग बस याद रखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि प्राथमिकता वाले परिवार कौन है। फर्स्ट, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत आने वाले परिवार, फिर भूमिहीन कृषि मजदूर, फिर सीमांत एवं लघु कृषक, फिर असंगठित श्रमिक और फिर उसके बाद निर्माण श्रमिक। बस ये 5 लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अपवर्जित परिवार। तो अपवर्जित परिवार कौन से थे? जो किसी भी पात्रता के लिए पात्र नहीं है, वही अपवर्जित है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अपवर्जितों की पहचान कैसे करना है। तो सबसे पहले जिनके मुखिया या परिवार का कोई अन्य सदस्य आयकर दाता है, ठीक है, जो भी इनकम टैक्स पे करता है वही अपवर्जित परिवार है। फिर उसके बाद क्या बोला गया है? जिसके पास 4 हेक्टेयर से अधिक सिंचित भूमि या 8 हेक्टेयर से अधिक असिंचित भूमि हो। ठीक, कहाँ पे होनी चाहिए ये? गैर अधिसूचित क्षेत्रों में जिनके पास 4 हेक्टेयर से अधिक सिंचित भूमि हो या 8 हेक्टेयर से अधिक असिंचित भूमि हो। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? ऐसे समस्त परिवार जिनके पास पक्का मकान है। ठीक, पक्का मकान धारित वाले परिवार जो 1000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल के हों तथा स्थानीय निकाय के प्रचलित नियमों के अनुसार संपत्ति कर के भुगतान है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि क्या बोलते हैं, या तो वो संपत्ति कर पटाते हैं या तो उनके पास पक्का मकान है और साथ में 1000 वर्ग फीट से अधिक का क्षेत्रफल है उनका। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे परिवार जो भी प्रिस्क्राइब किए जाएंगे यानी कि विहित किए जाएं। ठीक है, तो ये 4 श्रेणी के अपवर्जित परिवार हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्या है? जिनके मुखिया आयकर दाता है। सेकंड में जिनके पास 4 हेक्टेयर की सिंचित भूमि या फिर 8 हेक्टेयर की असिंचित भूमि, वो भी कहाँ पे? गैर अनुसूचित क्षेत्रों में। ठीक, फिर उसके बाद थर्ड क्या है? जिसके पास पक्का मकान है, जो 1000 वर्ग फीट से अधिक का क्षेत्रफल है तथा स्थानीय निकाय में प्रचलित जो भी संपत्ति कर दाता। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे कोई भी परिवार जिनको भी विहित कर दिया जाए यानी कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे वो भी हो सकते हैं अपवर्जित परिवार। ठीक है, नेक्स्ट है अध्याय 8 महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण धारा 17 में दिया हुआ है। हमने इतने बार महिला सशक्तिकरण देख लिया है कि मुझे लगता है कि आपको वो चीज़ याद हो गया होगा, इसलिए हम फिर से उसको यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अध्याय 9। अध्याय 9 में स्थानीय निकायों की भूमिका, व्हाट इज द रोल ऑफ लोकल बॉडीज, यानी कि यहाँ पे अध्याय 9 में बोला गया है रोल ऑफ लोकल बॉडीज की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो इनका काम क्या है सबसे पहले हम देखते हैं। तो इनका काम क्या है? पात्र परिवारों की यह पहचान करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे? जो भी पात्र परिवार हैं उनके लिए राशन कार्ड जारी करवाएंगे। पहले क्या करेंगे? पात्र परिवार को पहचान किए, फिर उनके लिए राशन कार्ड जारी करवाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि उचित मूल्य दुकानों की ये क्या करेंगे? निगरानी एवं पर्यवेक्षण करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया है कि यह जो भी विहित मार्गदर्शिका के अनुसार उचित मूल्य दुकानों का सामाजिक अंकेक्षण करना यानी कि सोशल ऑडिटिंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, सोशल ऑडिटिंग भी करेंगे ये। ठीक, कौन कर रहा है? लोकल बॉडीज हैं ये। फिर साथ में ये क्या करेंगे? निराश्रितों और आवासहीन व्यक्तियों को
चिन्हांकन करेंगे, साथ में उनको सहायता उपलब्ध कराएंगे। क्या करेंगे? पहले तो सबसे पहले ये पात्रता वाले परिवार को क्या कर रहे हैं, पात्र परिवारों की पहचान किए, फिर राशन कार्ड उनके लिए जारी करवाएंगे, फिर उचित मूल्य दुकानों की निगरानी और पर्यवेक्षण करेंगे, साथ में ये क्या करेंगे, उचित मूल्य दुकानों का सोशल ऑडिटिंग करेंगे। यानी कि आपको यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर हुआ कि उचित दर दुकानों के लिए सोशल ऑडिटिंग कौन करता है? लोकल बॉडीज, यानी कि स्थानीय निकाय करते हैं सोशल ऑडिटिंग वहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, स्थानीय निकाय ऐसे कर्तव्यों कार्यों या उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु जवाबदेह भी होंगे। अभी जस्ट हमने देखा था क्षेत्राधिकार, यानी कि राज्य सरकार बोली है कि अब आप देख लो कि कौन आपके क्षेत्र में भूखे हैं और उसके लिए आप ही उत्तरदायी होंगे, वही यहाँ पे भी बोला गया है, ठीक है, जवाबदेह होंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा अध्याय 10 शिकायत निवारण प्रणाली। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि शिकायत निवारण प्रणाली के अंतर्गत क्या है, राज्य सरकार क्या करेगी, आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली का गठन करेगी, जिसमें होगा हेल्पलाइन नंबर, कॉल सेंटर और नोडल ऑफिसर, ठीक है, जैसा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे अध्याय 11। अध्याय 11 में क्या है, टीपीडीएस में सुधार है ना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार की बात कहता है। अध्याय 11 और धारा 21, अध्याय 11 और धारा 21, ठीक है। तो किस तरह से ये सुधार की बात किए हैं यहाँ पे कि उचित मूल्य दुकानों तक समस्त खाद्य सामग्री को द्वार पहुंच सेवा प्रदाय करना। क्या है सबसे पहला सुधार की बात, ये क्या करते हैं, द्वार पहुंच सेवा, क्या द्वार पहुंच सेवा के लिए ये प्रावधान रख रहे हैं, और किसके लिए, समस्त खाद्य सामग्री। फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं कि सभी स्तरों में होने वाले, यानी कि ये सेकंड थिंग ये इस बारे में बोलते हैं कि सभी जगह ये पारदर्शिता, कुछ भी पारदर्शिता को सुनिश्चित करवाएं। तो पारदर्शिता किस तरह से सुनिश्चित होती, कंप्यूटरीकरण से, यानी कि सभी चीज़ें जब प्रौद्योगिकी उपकरणों का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम सभी अभिलेखों को जब कंप्यूटराइज्ड कर दें तो वहीं पे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकती है, ठीक है, उसी से। फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं कि किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि है तो उसका चिन्हांकन भी किया जाए। क्या किया जाए, किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो उसके लिए उचित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए त्रुटि रहित चिन्हांकन हेतु आधार का प्रयोग, यानी कि जैसे हमने देखा था बायोमेट्रिक, सिमिलरली यहाँ पे भी है कि आधार का प्रयोग होना चाहिए जिससे किसी भी प्रकार की त्रुटि ना रहे। फिर उसके बाद क्या है, पब्लिक डोमेन में रखना, पारदर्शिता, यानी कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सभी अभिलेखों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और ट्रांसपेरेंसी कैसे सुनिश्चित होती है, जब वो कंप्यूटराइज्ड हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं कि उचित मूल्य दुकानों को अनुज्ञप्ति प्रदाय करने में सार्वजनिक संस्थाओं या सार्वजनिक निकायों जैसे पंचायत हो जाए, स्व सहायता समूह हो जाए या सहकारिता को प्राथमिकता देना तथा निजी व्यापारियों को प्रतिबंधित करना। यानी कि क्या है, किसी भी प्रकार का निजी व्यापार को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। ये सुधार की बात ये बोले हैं, जैसे हमने राष्ट्रीय में भी देखा था कि स्व सहायता समूहों की महिलाओं को ये क्या करें, प्रोत्साहित कर रहे हैं, इनको आगे ला रहे हैं, ठीक है, ये भी यहाँ पे भी वही बात की गई है। फिर उसके बाद क्या बोला गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत सामग्रियों का विस्तार मतलब होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कमोडिटीज़, है ना, यानी कि केवल एक ही चीज़ बस बांटते रह जाओ, पीडीएस से और भी चीज़ें लोगों को उपलब्ध करवाओ, इस तरह की ये बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि पर्याप्त बफर स्टॉक रखो, यानी कि पर्याप्त सुरक्षित भंडार होना चाहिए, यानी कि यदि किसी भी प्रकार की आपदा या कुछ भी आ जाए तो आपके पास कम से कम इतना तो खाद्यान्न होना चाहिए ना कि आप लोगों को उपलब्ध करवा पाओ। तो ये इस बारे में बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए कि पर्याप्त सुरक्षित भंडार होना चाहिए, यानी कि बफर स्टॉक के लिए ये बात किए हैं। तो आपको इन शॉर्ट याद क्या रखना है आपको, ठीक है, सुधार सबसे पहले आप लोग याद रखोगे कि सेवा किस तरह से, ये द्वार पहुंच सेवा की बात की है, फिर कंप्यूटराइज्ड किए हैं, फिर आधार की बात किए हैं,
फिर ट्रांसपेरेंसी यानी कि सभी अभिलेखों में पारदर्शिता की बात किए हैं, 4 हो गया। फिर 5वें में ये बात किए हैं कि स्व सहायता समूह, पंचायत या सहकारिता को प्राथमिकता दे रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये बोले हैं कि डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि सामग्रियों का विस्तार करो, यानी कि उसमें विविधता लाओ, ठीक। फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि पर्याप्त सुरक्षित भंडार होना चाहिए, बफर स्टॉक आपका ऐसा होना चाहिए कि सभी को खाद्यान्न उपलब्ध करवा दो आप, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट है पारदर्शिता एवं जवाबदेही। अभी देखिए ये पारदर्शिता क्यों आई थी कि टीपीडीएस के सुधार के अंतर्गत आई थी, लेकिन अब ये अलग से ही एक टॉपिक हो गया अध्याय 12 में, पारदर्शिता एवं जवाबदेही। इसमें क्या है, धारा 24। तो पारदर्शिता एवं जवाबदेही कैसे सुनिश्चित होगी, निगरानी समिति की स्थापना करके। क्या बोल रहा है यह अधिनियम कि पारदर्शिता एवं जवाबदेही यानी कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को यदि आपको ऐसा करना है कि ये होना चाहिए, तो आप सबसे पहले एक काम करो कि निगरानी समिति की स्थापना कर दो, यह अधिनियम बोलता है। तो और वो स्थापना किसके अंतर्गत होगी, धारा 24 के अंतर्गत होगी, ठीक। तो ये कहाँ होगी इसकी स्थापना, यानी कि कौन से स्तर पर होनी चाहिए, तो इसकी स्थापना होगी राज्य स्तर, जिला स्तर, विकास खंड और उचित दर दुकान में। इन चार स्तरों में निगरानी समिति की स्थापना होगी, याद रखेंगे यहाँ आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक। निगरानी समिति की स्थापना, ठीक। नेक्स्ट है आपका सदस्य। इसमें अब सदस्य कौन कौन हो, तो सदस्य की बात ये ऐसा बोल रहे हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला या निःशक्त व्यक्ति को सम्यक प्रतिनिधित्व देने की बात बोल रहे हैं, ठीक है। सम्यक प्रतिनिधित्व के साथ में अन्य सदस्य जैसा विहित किया जाए। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि चाहे कोई भी सदस्य हो निगरानी समिति के, लेकिन ध्यान बस इतना रखना कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं एवं निःशक्त जो भी जन है यानी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जितने हैं, इनका सम्यक प्रतिनिधित्व जरूर होना चाहिए, यानी कि इनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आप यह सुनिश्चित करो, ठीक है। सदस्य के लिए ये इस बात को ये बल दिए हैं। फिर उसके बाद कौन से प्रावधान के अंतर्गत ये निगरानी समिति लाए हैं, तो ऐसा बोला गया है कि जो भी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है, ठीक है, तो उसके अंतर्गत क्या हुआ है कि छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2004 बनाया गया था। क्या बनाया गया था कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2004, जिसको हम बोलते हैं छत्तीसगढ़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंट्रोल ऑर्डर 2004, ठीक है। तो इसके अंतर्गत यह निगरानी समिति का गठन हो रहा है। आई रिपीट वंस अगेन, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2004 बनाया गया था, उसके अंतर्गत निगरानी समिति का गठन किया गया है, ठीक है। फिर इसका उद्देश्य क्या है, जैसा कि अभी हमने देखा टीपीडीएस में पारदर्शिता लाना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, यह जो निगरानी समिति है वह कार्य क्या कर रही है, बन तो गई लेकिन कार्य क्या करेगी, तो सबसे पहले ये करेगी इस अधिनियम के अधीन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण करेगी, सुपरवाइज करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगी, यदि ये पाती है कि किसी भी प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो कलेक्टर को लिखित में सूचना देगी। कैसे देगी, लिखित में सूचना देगी, जैसे हमने देखा था अपने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में, ठीक है। फिर उसके बाद ये पाती है कि किसी भी निधि या स्टॉक का यदि दुरुपयोग हो रहा है तो भी ये कलेक्टर को सूचना देगी लिखित में। कौन दे रहा है, ये निगरानी समिति, ठीक है। फिर उसके बाद ये बोला गया है कि यदि ये किसी भी प्रकार का उल्लंघन देखती है तो ये सभी चीज़ों को कलेक्टर को लिखित में सूचना देगी, जिसके लिए कलेक्टर क्या करेंगे, जांच के लिए अग्रसर होंगे। ये तो अपना काम कर दी,
सभी सूचना पहुंचा दी कलेक्टर तक। फिर उनकी बातों पे यानी कि निगरानी समिति की बातों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर अब जांच के लिए अग्रसर होंगे, ऐसा इस धारा में बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अध्याय 13। तो अध्याय 13 में क्या है? अपराध एवं शास्ति। तो अपराध एवं शास्ति की बात कौन सी धारा में यहाँ पे की गई है? धारा 26। तो धारा 26 में ये बोला गया है कि अभी जस्ट जो मैंने आपको बताया कि जो भी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 था, ठीक है, उसके अंतर्गत क्या बना? ये छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2004 बना। ठीक, तो इन यानी कि इसके प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जो भी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में दंड का प्रावधान है, वही दंड का प्रावधान यहाँ है। एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि आप मान के चलो, ये जो है यहाँ पे दंड की बात किस तरह से बोली गई है, यानी कि किस तरह से शास्तियों की बात की गई है। तो ये बोला गया है कि यदि छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2004 की किसी भी प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो क्या होगा? उसके लिए दंड कहाँ से देना है? जो भी दंड के प्रावधान आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में है, वही दंड के प्रावधान यहाँ होंगे। समझ में आ रहा है? नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक बार रिपीटेड मोड में सुनना, समझ में आएगा। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, दंड का वही प्रावधान है। और दंड का प्रावधान क्यों है? इसलिए है यदि ये पाते हैं कि छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2004 की किसी भी प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है तो उसके लिए ये आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में दंड का प्रावधान है। बस ये बोला गया है। ठीक है, फिर उसके बाद ये है अध्याय 14 विविध। ठीक है, इसमें बहुत सारे हैं लेकिन हम केवल अभी 33 देख रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। 33 में बोला गया है कि मान के चलो इस अधिनियम के अंतर्गत यदि पात्र प्राथमिकता परिवार, सामान्य परिवार या अन्य समूहों से संबंधित व्यक्तियों द्वारा खाद्य सामग्री या भोजन की प्रदाय व्यवस्था में विफल होने के कारण, और विफल क्यों हो रहे हैं? मान लो इनको हम नहीं पहुंचा पाए, और क्यों नहीं पहुंचा पाए हैं? इसलिए नहीं पहुंचा पाए क्योंकि किसी भी प्रकार की आपदा आ गई है। वो आपदा क्या है? चाहे युद्ध हो जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा, आग, तूफान, भूचाल, यदि किसी भी प्रकार का कोई कारण यानी कि आपदा आ जाती है, वो आपदा प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष आपदा हो, तो उसके लिए किसी भी प्रकार से राज्य सरकार उत्तरदायी नहीं होगा। ये बोला गया है। क्या बोला गया है? फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। इसमें यह है कि राज्य सरकार की उत्तरदायित्व की यहाँ पे बात की गई है। ये बोला गया है यदि पात्र परिवारों को उनकी जो पात्रता है, ठीक है, उनकी पात्रता क्या है? खाद्यान्न उनको उपलब्ध करवाना। यदि उनको वह उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और कारण क्या है उसका? चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आपदा आ गई है, और वो आपदा को क्या बोले हैं? युद्ध, बाढ़, सूखा, आग, तूफान, भूचाल या कोई अन्य दैवी कृत्य। ठीक, ऐसी स्थितियों में यदि खाद्यान्न उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है राज्य सरकार, विफल है, तो उसके लिए राज्य सरकार उत्तरदायी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान के चलो जहाँ पे ये रखे थे वहाँ पे क्या आ गया? बाढ़ आ गई। अब उसके लिए क्या राज्य सरकार उत्तरदायी है? बस इतनी सी बात बोले हैं ये। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ जहाँ पे हमने ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास थी आज की, जहाँ पे हमने पूरी डिटेलिंग की है और पूरा इसको अच्छे से डिस्कस किया है कि किस तरह से आपको पढ़ना है। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको ये पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूँगी, साथ में जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की वेबसाइट में जो भी पीडीएफ है, एक्सक्यूज़ मी, तो वो भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगी। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स वहाँ से रेफ़र कर लेंगे और उसको पढ़ लेंगे। समझ लीजिए, रिपीटेड मोड में समझिए, यदि नहीं समझ में आए एक बार में, और साथ में उस इंग्लिश में आप लोग जब पीडीएफ को रेफ़र करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट सेशन तक के लिए